राधे राधे, नमस्कार, खम्मा घड़ी मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है जीके विद प्रीसोल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रियंका आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी और हिस्ट्री पढ़ाऊंगी इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैं आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगी क्योंकि हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि एसएससी कंडक्ट करवाता है और उसके अलावा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें इंडियन हिस्ट्री पूछी जाती है, उस हिस्ट्री को मैं आपको कवर करवाऊंगी और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस डिटेल में करवाऊंगी ताकि आपका कोई भी एक क्वेश्चन मिस ना हो जाए। तो आपको क्लास पूरी देखनी है और आगे मेरे साथ जुड़े रहना है। चलिए, अब हम सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले जानते हैं हिस्ट्री है क्या। अब आप सबने अपने बचपन में बहुत ही एक सुंदर लाइन सुनी होगी, मैं लिख भी देती हूँ और आपको साथ के साथ बताऊंगी भी। द स्टडी ऑफ पास्ट, आधे बच्चों को याद भी आ गई होगी ये लाइन। द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। सुना होगा आप सबने, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लाइन होती है, अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब ये जो लाइन है ये एक रट्टू तोता वाली लाइन है। हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, हमें नहीं बनना है रट्टू तोता। हमें चीजों को समझना है ताकि वो हमारे माइंड में फीड हो जाए और जब हम पेपर सॉल्व करने बैठे तो वो हमें इजीली सॉल्व करना हो, हमारे लिए मतलब उसको पेपर को सॉल्व करना इजी हो, क्वेश्चन को इजीली आप अटेम्प्ट कर पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वो तभी हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, रट्टू तोता नहीं बनोगे। तो ये जो लाइन है ना वो रट्टू तोता वाली लाइन है। आगे बढ़ते हैं हम। ये जो लाइन है इसमें थोड़ी सी चीजें मिसिंग है। बात सही है कि हम पास्ट में की गई स्टडी को ही इतिहास बोलते हैं, पर वो कौन सी स्टडी है जिसे इतिहास का दर्जा दिया गया है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो हम समझते हैं इसको, वो कौन सी स्टडी या वो कौन सा पास्ट है जिसको हमने हिस्ट्री कहा है। तो उसके बारे में हम समझते हैं। इसको दो तरीकों से हम प्रूफ मानते हैं कि हाँ ये हिस्ट्री है। तो अतीत की वह कोई भी घटना, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक हो या वो आपकी अर्थव्यवस्था के आधार पर हो, इकोनॉमिकल हो, वह कोई भी घटना जिसका हमारे पास क्या है, प्रूफ है, या आप कह सकते हो एविडेंस है, और हिंदी में हम कहेंगे जिसका हमारे पास साक्ष्य है, वह सभी घटनाएं कहाँ आती है, आपकी हिस्ट्री में। पर सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, हिस्ट्री में मिले हुए प्रूफ का सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सोसाइटी में इसका क्या प्रभाव पड़ा। पूर्ण रूप से इतिहास वही होता है जिसका हमारे पास एविडेंस हो और उसका जो घटना हुई है उस घटना का सोसाइटी पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ा हो, किसी न किसी तरह से सोसाइटी में कुछ चेंज आया हो या कोई परिवर्तन आया हो, इसे ही हम कहते हैं इतिहास। अब हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। हम सब जानते हैं कोविड जैसी एक बड़ी महामारी आई थी जिसने क्या किया, आप बहुत इजीली देख सकते हो। पहले हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग ज़्यादा नहीं थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं चलता था, पर आज की डेट में क्या हुआ है, ऑनलाइन टीचर्स जो हैं ज़्यादा हो गए हैं आपके, और ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा चल रही है, हर काम ऑनलाइन हो गया, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। ये सब क्यों हुआ, कोविड आया, कोविड का सोसाइटी पे ये प्रभाव आया। इसके अलावा और भी प्रभाव पड़े, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए। मैं दूसरे बिजनेस का क्या कहूँ, हमारा खुद का अपना एक फैमिली बिजनेस था जो कि इस कोविड में बंद हो गया, हमें काफी लॉस फेस करना पड़ा, पर कोई बात नहीं, वो हमारा पास्ट था, उसे भूलकर हमने नया स्टार्ट किया है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं। ऐसे ही आपको भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, नया सीखना है, ठीक है। और यही होता है इतिहास। हम कोविड की बात कर रहे थे कि कोविड में जो भी घटनाएं हुई उससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा, और कोविड का हमारे पास एविडेंस भी है, इसलिए इसको बोला जाता है इतिहास, ठीक है।
यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास का जनक किसे कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चों को इसका आंसर आता है, पर हमारे पास सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जो रिवीजन करने बैठे हैं, हमारे पास फ्रेश स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि इतिहास का जनक बोला गया है हेरोडोटस को। हेरोडोटस वो प्राणी हैं जो ग्रीक के थे, ये एक यूनानी थे, इन्हें ही इतिहास का जनक कहा गया है। ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ आपको कोई डाउट है, मैंने अभी तक आपको जो भी समझाया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्क्रीन को पॉज करके आप आगे इसको नोट करने के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास सिलेबस ज्यादा है। हमने ये तो जान लिया कि इतिहास क्या है, इतिहास को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इंडियन हिस्ट्री जो हमारे एग्जाम्स में आनी है उसको समझते हैं, और उसको समझने से पहले भी हमें ये जानना होगा कि इंडियन हिस्ट्री के जनक कौन है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसके जनक यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री बोला गया हेरोडोटस को, मैंने आपको नाम बताया है। पर हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो जनक हैं उनको बोला गया है मैगस्थनीज, उनका नाम है, आप देख सकते हैं मैगस्थनीज। हिंदी में भी लिख देती हूं मैं आपके लिए। मैगस्थनीज को इंडियन हिस्ट्री का फादर कहा गया है। क्लियर है आप लोगों को? मैगस्थनीज हैं जिनको भारतीय इतिहास हिस्ट्री लिखा है, पर मैं आपको यहां पर लिख देती हूँ, ये इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा गया है मैगस्थनीज को। ओके चलिए अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका आता है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। उसके बाद आपका आता है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। फिर सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। अब हम जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्ली ह्यूमंस के बारे में, यानी कि जो आदि मानव का काल था, आदि मानव के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अर्ली ह्यूमंस के साथ साथ हम एंशिएंट हिस्ट्री में आईवीसी पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता और इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड में टॉप 5 जो सभ्यता थी उसमें से एक कंसीडर किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी हम यहीं पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में भी पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में, और हम जो हमारे मौर्य साम्राज्य थे या आपके जो संगम वंश थे उन सभी को हम एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे, प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मेडिवल हिस्ट्री। यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया में कौन कौन से रूलर आए, उन्होंने कैसे रूल किया, क्या क्या चेंजेस आए, कौन कौन से नए रूल बने, किसने किसको मारा, किसने किसको नहीं मारा, ये सारी चीजें जो है डिटेल में हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मेडिवल हिस्ट्री के बाद आता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे वो चीजें, वो घटनाएं जो आजादी के समय हुई और आजादी के बाद हमारे देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। और मेरे प्यारे बच्चों याद रखना सबसे लेंदी है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बहुत कुछ पढ़ने का मिलेगा। हमारे देश में सभ्यताएं बहुत ज्यादा विकसित हुई थी और हमारा अर्ली ह्यूमंस पीरियड भी जो था वो काफी अच्छा रहा है और काफी वाइड रहा है, इसलिए हम एंशिएंट हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से आते हैं और ये बहुत ही वाइड है, तो इसको पढ़ने में हमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो इसे ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। और हम शुरुआत एंशिएंट हिस्ट्री से ही करेंगे।
ऑर्डर वाइज अगर आप चलेंगे तो आपके लिए चीजों को समझना और पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप में से जो भी स्टूडेंट इसको नोट करना चाहते हैं एक बार इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया है? नहीं किया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हम आगे बढ़ते हैं क्लास को, क्योंकि क्लास को आगे बढ़ाना जरूरी है। हमारे पास सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम कम है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री को। एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते वक्त याद रखना, एंशियंट हिस्ट्री को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये कैसे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल की खास बात क्या है? यहाँ पर हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। हमें यहाँ कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्लियर है? लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, याद रखना। मैं आपको जो बता रही हूँ लाइन, मेरे पास बोर्ड पर इस जगह पर समझाने के लिए स्पेस थोड़ा कम है, पर आपको मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहां पर हमको कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिटर्न एविडेंस के बाद कि यहाँ पर हमें पता कैसे चला। मैंने शुरू में ही बताया था कि हिस्ट्री को हम हिस्ट्री तभी बोलते हैं जब उसके कोई एविडेंस मिलते हैं। तो हमें इसके एविडेंस का कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिपि नहीं मिली है यहाँ से। तो यहाँ पर हमको मिले हैं, आप बोल सकते हैं उनको पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक, अब आप में से आधे बच्चों को ये डाउट होगा कि पुरातात्विक स्रोत है क्या, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले मैं आपको लिख देती हूँ। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है वह सोर्सेस जो रिटर्न में तो नहीं होते हैं, पर उन सोर्सेज से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही पुराने टाइम से बने हुए हैं। इन सोर्सेज में क्या क्या आते हैं आपके, हम वो जान लेते हैं। इनमें आते हैं आपके मिट्टी के बने हुए बर्तन, पत्थरों से बने हुए औजार, या हड्डियों से बने हुए टूल्स, या हड्डियों के बने हुए ऑर्नामेंट्स, या आपका कोई ऐसी बर्तन मिल गए, या आपका कोई लेडर्स मिल गए। ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी? आपकी पुरातात्विक स्रोत में आता है। तो वो जो चीजें आपको एविडेंस के रूप में मिली है यहाँ पर, वो यही चीजें हैं। और हाँ, यहाँ पर हमें रॉक शेल्टर्स और रॉक पेंटिंग्स, यानी कि गुफाओं के अंदर चित्रकारी और गुफाओं के अंदर आश्रय लेने का जो है हमें एविडेंस मिला है। मतलब गुफाओं के अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई गई है जिससे ये पता चलता है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे, जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, वो सब गुफाओं में भी आश्रय लेते थे। इस तरह के एविडेंस आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड से मिले हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड है, हमारे देश में वो घटित हुआ है। हमारे को यहाँ पर यही सारे एविडेंस मिलते हैं। ये याद रखना कि आपको अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा टाइम पीरियड था या वो कौन सा एरा था जहां पर हमको कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, तो वो कौन सा टाइम पीरियड है? वो है आपका प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। यहाँ पर आपको कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्लियर है? अगर आपको यहाँ कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब हम जानते हैं सेमी या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसी को सेमी हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं और इसी को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। हिंदी में आपका क्लियर है, आद ऐतिहासिक काल। इस कालखंड की खास बात यह है कि यहाँ पर रिटर्न एविडेंस मिले हैं, रिटर्न एविडेंस मिले हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे इस कालखंड की ये
खासियत है। पर यहाँ पर जितने भी रिटर्न एविडेंस मिले हैं हमें उन रिटर्न एविडेंस को पढ़ा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया है। क्लियर है? तो अब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा वो कौन सा पीरियड है जहां पर हमें रिटर्न एविडेंस मिले हैं पर उनको डिकोड नहीं किया गया है, डिकोड नहीं किया गया है। अभी तक भी इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, अभी तक भी लगे हुए इसको डिकोड करने में, पर आज तक भी इनको डिकोड नहीं किया गया है। तो वो कौन सा कालखंड है? वो है आपका प्री हिस्टोरिक, सेमी हिस्टोरिक पीरियड या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इसको हम बोलते हैं। हिंदी में होगा आपका आद ऐतिहासिक काल। ये आपका वो काल है जहां पर रिटर्न एविडेंस मिले हैं पर इनको पढ़ा नहीं गया है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखित साक्ष्य मिले हैं और इनको नहीं पढ़ा गया। इसके अलावा यहाँ पर और भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी मिले हैं, वो हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिटेल में उनको जानेंगे भी। इस कालखंड में हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, आदि मानव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आदि मानव विकसित हुए। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सिविलाइजेशन जो कि वर्ल्ड की टॉप 5 सिविलाइजेशन में से एक है, उस सिविलाइजेशन को, इसको हिंदी में हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आपका हो गया। उसके बाद अंत में हम पढ़ेंगे आपका हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरह के एविडेंस मिले हैं। पहले हम ये जानते हैं, पढ़ने से पहले, इसको जानने से पहले, हिस्टोरिक पीरियड में आपको लिखित साक्ष्य मिले हैं, यहाँ भी लिखित साक्ष्य मिले हैं। रिटर्न एविडेंस मिले हैं यहाँ भी। रिटर्न एविडेंस वर फाउंड, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं, रिटर्न एविडेंस मिले हैं हमें यहाँ पे। पर इस कालखंड की खास बात क्या है कि यहाँ जितने भी रिटर्न एविडेंस मिले हैं उनको रीड किया जा चुका है, उनको डिकोड किया जा चुका है, उनको पढ़ा जा चुका है। इस कालखंड की ये खास बात है। और ये कौन से रिटर्न एविडेंस हैं इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, वो है हमारे वेद। वेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वेदों के बारे में हम जानते हैं। हाँ, हमने नहीं भी पढ़ा होगा तो हमें पता है कि वेदों का ज्ञान कई सारे लोगों को है, वेद को कई लोग पढ़ चुके हैं, वेद के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, वैदिक पीरियड को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड को हम यहाँ पढ़ेंगे, वैदिक काल को हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। अब आप में से किसी को भी यहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, काफी ब्रेक हो गया आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड की अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो इसको भी हम 2 भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका स्टोन एज, दूसरा आता है आपका चालकोलिथिक एज। तो सबसे पहले हम स्टोन एज को समझते हैं। हम स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में समझेंगे, 2 नहीं 3 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में हम समझेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड को। तो अगर हम इसकी बात करें तो स्टोन एज यानी कि पाषाण युग, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है आपका पैलियोलिथिक एज, फिर आता है मेसोलिथिक एज,
फिर आता है आपका नियोलिथिक एज। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे पैलियोलिथिक एज में यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे शिकार करते थे या वो किस तरह से उन्होंने आग की खोज की और यहाँ पर क्या क्या चीजें कैसे कैसे इन्होंने विकास किया। फिर उसके बाद आए मेसोलिथिक एज पर, यहाँ तक आते आते वो थोड़े से सभ्य हो गए थे, उन्होंने जानवर पालना शुरू कर दिया था, एनिमल हस्बेंड्री यहाँ शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके आदि मानव थे, यहाँ तक आते आते उन्होंने आग को सही ढंग से यूज करना भी शुरू कर दिया था, सीख लिया था। यहाँ पर इन्होंने मैक्रोलिथिक स्टोन भी यूज किया था। इसके अलावा उन्होंने जो हमारे आदि मानव थे, यहाँ पर लेडर का आविष्कार हो गया था, मतलब सीढ़ी का आविष्कार हो गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज को। नियोलिथिक एज तक आते आते वो काफी सभ्य हो चुके थे, यहाँ तक आते आते खेती बाड़ी शुरू हो गई थी और ये जो आदि मानव थे वो काफी विकसित हो गए थे, वो एक जगह पे रहना शुरू कर चुके थे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नवपाषाण युग में। इस तरह से हम 3 भागों में पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग के रूप में हम पाषाण युग को समझेंगे, स्टोन एज को समझेंगे। अब अगर हम बात करें चालगोलिथिक एज का, तो जब तक अर्ली ह्यूमंस यहाँ से यहाँ तक पहुंचे थे तब तक क्या हुआ, उन्होंने कॉपर यूज करना शुरू कर दिया था। तो अगर हम बात करें इनको, इस एज को हम बोलते हैं मेटल युग भी बोलते हैं, मेटल एरा भी बोलते हैं, ताम्र युग को ताम्र पाषाण युग भी बोलते हैं और मेटल एज भी बोलते हैं, यानी कि धातु युग। मेटल का मतलब होता है धातु, और जो पहली धातु इस एरा में यूज हुई थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी कॉपर यानी कि तांबा। यहाँ पर हम समझेंगे तांबा इन्होंने कैसे यूज किया, कैसे तांबे की खोज हुई। इसके बाद तांबे के बाद इन्होंने शुरुआत की, इन्होंने तांबे में टीन को मिलाया, उसके बाद बना आपका कांस्य। कांस्य को बोलते हैं हम ब्रॉन्ज। फिर इसके बाद आपका आया ब्रॉन्ज के बाद लौह युग, आयरन एज। लौह युग पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, जब तक ये कांस्य युगीन आया ना, मतलब जो आपका ब्रॉन्ज एज है, जब तक ये ब्रॉन्ज एज तक पहुंचे ना, तब तक यहाँ पर आईवीसी शुरू हो चुका था, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुका था। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता का क्रेडिट चालगोलिथिक एज को नहीं दिया जाता है, इसका क्रेडिट दिया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्लियर है, सिंधु घाटी सभ्यता को। इसलिए हम ज्यादा डिटेल में इनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, बस हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरह के औजारों का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हम ये नहीं जानेंगे कि कांसे का प्रयोग कहाँ और कैसे हुआ, हम बस ये जानेंगे कि कौन से औजार बने और यहाँ पर आते आते लोग जो थे वो कितने विकसित हो चुके थे, क्योंकि आदि मानव फाइनली मानव बनने शुरू हो चुके थे, यहाँ तक आते आते वो सभ्य हो चुके थे। तो ये सारी चीजें हम चालगोलिथिक एज में समझेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, आगे वही बढ़ेगा जो सारी चीजों को नोट करेगा, क्योंकि हमने बचपन से सुना होगा, हमारे पेरेंट्स हमको बोलते थे कि बेटा लिख कर याद करो। लिख कर याद करने से क्या होता है, चीजें आपके माइंड में फीड हो जाती है। अगर आप स्क्रीनशॉट रखोगे तो वो फोन में ही रह जाएगा, आपके दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए चाहे आपको स्क्रीन को पॉज करके लिखना हो या आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़े, लिखो तभी आगे बढ़ो। याद रखना, पहले जितना आप पढ़ रहे हो उसको लिखना, समझना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगी। पर आगे तभी बढ़ना है जब आपका डाउट क्लियर हो। क्लियर है, और लिखना जरूरी है उसके लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम सबसे पहले पाषाण युग का पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। अच्छा, पूरा पाषाण काल पढ़ने से पहले हमारे पास एक बहुत ही सुंदर प्यारा क्वेश्चन आया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। ये आपको मैं बता दूं, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और मुझे काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया है। क्वेश्चन आपका, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द स्टोन एज इन इंडिया?
भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने की? ये आपका क्वेश्चन है। अब हम सब जानते हैं पाषाण काल के बारे में, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, आप देख सकते हैं पैलियोलिथिक एज और ये सारे जो है मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज पाषाण युग के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस पाषाण युग की खोज किस इंसान ने की? वो कौन सा महान इंसान है जिसने पाषाण युग की खोज की है? आपके पास ऑप्शंस हैं 4, एलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस फूट, आर्चीबाल्ड और जॉन लुबाक। आप में से किसी को आंसर पता है? कोई गेस करना चाहता हो या मेरे को, आपको किसी को भी है आइडिया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपका टाइम खत्म हुआ, आपको सिर्फ ABC करके टाइप करना था। आगे अब मैं बताती हूँ आप कितने सही हैं या आप गलत हैं। देखिए, एलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ये वो महान व्यक्ति हैं जो हमारे देश में ASI के जनक बने। इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ASI। अब आपको डाउट होगा कि ये ASI क्या है मैम, ये तो नई बला बता दी आपने। ये कोई बला नहीं है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ हिंदी में इसको बोलेंगे पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र। लिख लीजिए, पुरातात्विक सर्वेक्षण केंद्र। पुरातत्व की खोज हमारे देश में सबसे पहले इन्होंने ही की थी, एलेक्जेंडर कनिंघम में, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है, इसलिए इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है भारत का। याद रखना, हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पुरातत्व के इनको जनक कहा गया है भारत में। क्लियर है? अब मैं आपको लिखूंगी नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि इसको हम दोबारा पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे। देखो, कोई भी इंसान किसी भी काम को अकेला नहीं कर सकता है, उसको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। तो जब एलेक्जेंडर की बात आई तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी, 1861 में। और ASI का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए हम वापस कहानी पे आते हैं। जब इन्होंने इसकी खोज की ASI की, तो ये ऐसे ही नहीं हो गई। इन्होंने उस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनसे हेल्प मांगी थी, उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। उनसे जब इन्होंने हेल्प मांगी तो वो थोड़ा सा सेल्फिश था। उसकी एक और खास बात और याद आ गई मुझे, वो पहला व्यक्ति था जिसे हमारे भारतीय रेल का जनक कहा गया है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने मुंबई से ठाणे तक की 34 किलोमीटर की ट्रेन का ट्रेवल किया था। मतलब उसने रेल में यात्रा की थी, और उस ट्रेन का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, उस ट्रेन का नाम है ब्लैक ब्यूटी। और ये PYQ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको जो बता रही हूँ सुनना ध्यान से। वैसे मैं आपको ये दोबारा मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन की शुरुआत की हमारे देश में। उन्हें जनक बोला जाता है भारतीय रेलवे का। कौन है वो? लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने हमारे देश में भारतीय रेल की शुरुआत की थी। पहली ट्रेन जो हमारे देश में चली थी वो चली थी मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कुछ खास हेल्प नहीं की, क्योंकि उस टाइम पर जो ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो बड़े ही सेल्फिश थे। अगर उनको कोई भी एक्सकेवेशन के टाइम पर, खुदाई के टाइम पर कोई भी काम की चीज मिलती थी तो वो कहते थे इसको ले चलो UK, इसको ले चलो यूनाइटेड किंगडम में, इसे ले चलो, हमें यहाँ इसको नहीं रखना है, इंग्लैंड ले चलो। बस उनका यही था। और अगर उन्हें लगता था ये मेरे काम की चीज नहीं है तो जला दो, बस वो इतना ही चाहते थे। वो हमारी सभ्यता को पूरी तरह से खत्म कर रहे थे। पर कुछ लोग थे ऐसे जिनका इन चीजों में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने क्या किया,
थोड़ी सी हेल्प की इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने में अलेक्जेंडर को हेल्प की। वो कौन थे? वो थे आपके जेम्स प्रिंसेप और थे कनिंग। ये दो लोग थे जिन्होंने इसको स्टेब्लिश करने में अलेक्जेंडर कनिंघम की मदद की थी। क्लियर है? लिख लो ये नाम, जेम्स प्रिंसेप और कनिंग। चलिए, पहला ऑप्शन हमने बहुत ज्यादा ही सीरियसली समझ लिया है, इसको बाद में दोबारा हम डिटेल में आगे आईवीसी के टाइम पे पढ़ेंगे, पर अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन कुछ और है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि पाषाण काल सभ्यता की खोज किसने की, स्टोन एज को भारत में किसने ढूंढा। तो इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इसका सही आंसर भी यही है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पाषाण काल का जनक नहीं बोला जाता है, बल्कि इन्हें पूरे प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो है जनक बोला जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का इनको फादर बोला जाता है, या आप कह सकते हैं जनक बोला जाता है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड के अलावा इनको पाषाण काल का भी जनक बोला जाता है। और पाषाण काल मैंने अभी बताया, उसे भी हमने 3 भागों में बांटा है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और कैल्कोलिथिक। मेसोलिथिक और आपका नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक अलग है, चाल्कोलिथिक अलग है। चलिए, तो इनको प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल के अलावा, प्रागैतिहासिक काल का जो आपका होता है, ऐतिहासिक काल का जो ऑप्शन है हमारा, जिसको हम 3 भाग, मैं आपको पीछे ठीक से ही समझाती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रुकिए। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसमें स्टोन एज का भी जनक बोला गया है, प्रागैतिहासिक काल का भी जनक बोला गया है, और पेलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल, इसका भी जनक बोला गया है। वो इंसान कौन है? वो एक ही इंसान है, वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। वैसे हमें क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, पर ये 2 नाम जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपका अलेक्जेंडर कनिंघम था, जिसे एएसआई का जनक बोला जाता है। 1861 में इन्होंने इसकी खोज की थी, इसकी स्थापना की थी। अच्छा, यहाँ पर हमने रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में ये तो जान लिया, इन्हें प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड और पेलियोलिथिक एज तीनों का जनक बोला जाता है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहला वेपन इन्होंने कब और क्या खोजा? तो इन्होंने 1863 में, रिवीजन करने का यही फायदा होता है कि कुछ और माइंड में होता है तो वो याद आ जाता है। 1863 में इन्होंने ढूंढा था सबसे पहले हैंड एक्स। इसे हम हिंदी में बोलते हैं हथौड़ा, कुल्हाड़ी, सॉरी हथौड़ा नहीं, कुल्हाड़ी। इन्होंने सबसे पहले हैंड एक्स की खोज की थी। मैं लिख देती हूँ कुल्हाड़ी, ताकि बच्चे हिंदी वाले कंफ्यूज ना हो। कुल्हाड़ी की इन्होंने सबसे पहले खोज की थी 1863 में, यानी कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड है, या हमारा जो हिस्टोरिक पीरियड है, आदिऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या पेलियोलिथिक एज जो पाषाण काल है, उसके जो जनक है इनको बोला जाता है। तो उसके सबसे पहला वेपन हैंड एक्स मिला था 1863 में, जिसे हम कुल्हाड़ी बोलते हैं। कहाँ से मिला था ये भी लिख लो, ये मिला था चेन्नई से। चेन्नई, आज का मद्रास। क्लियर है? मद्रास आज का है। और चेन्नई में कहां से मिला था वो भी लिख लीजिए आप लोग, पल्लवरम। कहां से मिला था? चेन्नई के पल्लवरम विलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, पल्लवरम। चेन्नई के पल्लवरम से कुल्हाड़ी मिली थी। और मैं आपको बता दूं, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरूर नोट करो और इसको याद भी रखना है। क्लियर है? अब हम अगले आर्चीबाल्ड की तरफ बढ़ते हैं। आर्चीबाल्ड कार्लाइल की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था मेसोलिथिक एज, आप देख सकते हैं मध्य पाषाण युग, इसके जो खोज करता है उसका क्रेडिट दिया गया है आपके
आर्चीबाल्ड कार्लाइल को मेसोलिथिक एज का खोजकर्ता कहा गया है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल का जो खोज करता है, जनक है, वो इन्हें कहा गया है। प्लीज बच्चों इसको लिखो, लिखोगे तभी याद होगा। इसके बाद अगर हम जॉन लुबाक की बात करें तो जॉन लुबाक को कहा गया है नियोलिथिक एज का खोजकर्ता। नियोलिथिक एज होता है आपका नवपाषाण काल। मेरे साथ एक इशू है, मैं कई बार हिंदी में बताना भूल जाती हूँ बच्चों, तो अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके याद दिला देना। अभी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चारों ऑप्शन में जो भी पॉइंट्स बताए हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें से एक भी पॉइंट को मिस मत करना। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, पर कुछ मिस नहीं होना चाहिए। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पैलियोलिथिक एज को डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। क्लियर है? पैलियोलिथिक एज की बात करें, पूरा पाषाण युग की बात करें, तो सबसे पहले इसकी खास बात क्या है? 8000 वर्ष। कौन सा वर्ष? बीसीई, ईसवी हिंदी में बोलते हैं हम, बीसीई को ईसा पूर्व, ईसवी होता है बाद का, एडी को बोलते हैं हम बीसी, ईसा पूर्व बोलते हैं हम बीसीई को, और एडी जो होता है एनाडोमी, उसको बोलते हैं हम ईसवी। तो प्लीज इसमें कंफ्यूज मत होना। ईसा पूर्व वैसे आप लोगों को पता होगा, पर अगर फिर भी डाउट है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम ये लाइन है, ये हमारा टाइम चल रहा है, इसमें ये सेंटर में जो 0 है ये है आपका क्राइस्ट एरा, यानी कि इस टाइम पर जीसस क्राइस्ट जो थे ना, ईसा मसीह जिन्हें हम बोलते हैं, उनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ था तो इससे पहले का जो टाइम था वो ऐसे चलता है 1 2 3 4 800 500 800 1000 1000 10,000, इस तरह से आपका बढ़ते हुए क्रम में चलता है ये नंबर। और जब हम इस तरफ आते हैं तो ये वो एरा है जहां हम जी रहे हैं, 1 2 25 26, ये यहाँ का है। तो आज का जो टाइम पीरियड है, यानी कि इसको हम बोलते हैं एडी, एनाडोमी, या इसको हम बोलेंगे हिंदी में ईसवी। और क्राइस्ट से पहले का टाइम जो है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। क्लियर है? इसको हम सीई भी बोलते हैं, एनाडोमी के अलावा सीई, क्राइस्ट एरा भी बोलते हैं इसको। तो अब अगर टाइम पीरियड में अगर आपको बड़ा टाइम नंबर दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं रहा जिसने नोट करना था? नोट कर लो अगर आपको कोई डाउट है तो। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप चलिए अब हम आते हैं पैलियोलिथिक एज के पास। इस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें, क्या क्या घटनाएं घटी हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहले फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस फूट, ये पॉइंट मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 1863 13 मई को इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इस काल की खोज की थी, क्योंकि इस काल का सबसे पहला वेपन इन्होंने ढूंढा था। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट, इसलिए इस काल का जनक बोला गया है इनको। किनको? रॉबर्ट ब्रूस फूट, याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल था। जाहिर सी बात है, हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में सबसे पहले हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं। पाषाण काल में भी हम किसको पढ़ रहे हैं? सबसे पहले
पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल। तो ये सबसे पहला टाइम पीरियड था जब आदि मानव बनने शुरू ही हुए थे, वो विकसित होने शुरू ही हुए थे। ये बहुत ही शुरुआती दौर है आदि मानव का। क्लियर है? और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपका जो टाइम पीरियड है इसके ऊपर पूछा जा सकता है सबसे इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल किसे कहा गया है, या आपको क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि विच पीरियड इज द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो वो कौन सा पीरियड है? पैलियोलिथिक एज। क्लियर है? इसे हिस्ट्री का सबसे प्रारंभिक काल कहा गया है। पर यहाँ की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस टाइम पर इसी काल में इन्होंने आग की खोज कर ली थी। आग की खोज काफी पहले कर ली गई थी, वो था पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल। यहीं पर आग की खोज हो चुकी थी। पर एक चीज ये भी थी कि उन्होंने आग की खोज तो कर ली थी पर आग को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि आग का क्या यूज है, सिस्टमेटिकली वो यूज नहीं कर पाते थे आग को। क्लियर है? यहाँ इन पॉइंट्स में क्या कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इन विच एरा फायर वॉज डिस्कवर्ड, या किस काल खंड में या किस काल में, किस इतिहास के कौन से काल में आग की खोज हुई है। किसी भी तरह से घुमा के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए पूरा पाषाण काल में इसकी खोज हुई है। पूरा पाषाण किस काल का हिस्सा है? वो पाषाण काल का हिस्सा है। पाषाण काल किसका हिस्सा है? पाषाण काल आपका प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड का हिस्सा है। क्लियर है? कोई डाउट है आपको यहाँ पर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस काल में और क्या क्या चीजें हुई हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पर लोग शिकारी थे, अभी भी लोग शिकार कर रहे थे क्योंकि वो आदि मानव थे। उनका ब्रेन इतना डेवलप्ड था नहीं, उन्हें नहीं पता था कि बिना शिकार के अनाज उगाया जा सकता है। तो वो इसलिए मांस पर ही जीवित रहते थे, शिकारी पर ही जीवित रहते थे। तो वो हंटिंग करते थे, हंट से ही अपना भोजन करते थे। और मैंने आपको पहले ही बताया प्रिमिटिव मैन पीरियड था यानी कि आदि मानव का काल था, अर्ली ह्यूमंस पीरियड था। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये नॉमेडिक लाइफ जीते थे, खाना बदोश जीवन। खाना बदोश इंग्लिश में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, फिक्स्ड है ये नाम, नॉमेडिक लाइफ। पर इंग्लिश वालों को खाना बदोश के अलावा वर्ड दिया जा सकता है यायावार। इसके अलावा बोल सकते हैं भटकते थे, खाना बदोश थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, यायावार थोड़ा अलग वर्ड है इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया क्योंकि हो सकता है आप भूल जाएं यायावार वर्ड। तो ये यायावर जीवन जीते थे, किसी जगह पे टिक कर नहीं रहते थे। इसका मतलब यही है दे आर नॉट स्टेइंग एट वन प्लेस, ये किसी एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे। यायावार के अलावा हम बोल सकते हैं घुमक्कड़, घुमक्कड़ भी यहीं पर आएगा। और ये खाद्य संग्राहक थे क्योंकि ये शिकार पर जीवित रहते थे। तो इनको नहीं पता था कि आज शिकार मिला है, अब कल शिकार मिलेगा या नहीं। इसलिए ये क्या करते थे, आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है, चलो इसको स्टोर करके रख लेते हैं, कुछ इस टाइप का इनका थॉट था। तो ये क्या करते थे, फूड को स्टोर करते थे। इंग्लिश में इसके लिए कई बार गैदरर वर्ड यूज हो जाता है, फूड गैदरर, गैदरर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो फूड गैदरर बोल दे, खाद्य संग्राहक बोल दे या भोजन को बचा के रखने वाला बोल दे, इन सब का मतलब एक ही है कि ये क्या करते थे, खाना स्टोर करके रखते थे फ्यूचर के लिए, अगले दिन के लिए, क्योंकि इनको पता नहीं होता था कल शिकार मिलेगा या नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, इस टाइम पर ये लोग स्टोन टूल्स का यूज करते थे, पत्थर के बने औजार का यूज करते थे। और इस एरा की एक और बात बता दूं, वो कौन से पत्थर थे जिनको ये यूज करते थे, तो उसको बोलते हैं हम मैक्रोलिथिक स्टोन। ये लोग मैग्रोलिथिक स्टोन का प्रयोग करते थे, इसलिए इस कालखंड को मैग्रोलिथिक एरा भी बोला गया है।
क्लियर है? इस काल में लोग ये जो आदि मानव थे, ये मैक्रोलिथिक स्टोन है क्या? चलो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। उस टाइम पर इनके पास कोई औजार नहीं थे, तो ये क्या करते थे, पत्थर उठाया, कोई जानवर दिखा, बड़ा पत्थर उठाया, खोपड़ी बड़ी थी ना, तो पत्थर भी बड़ा ही उठाते थे, पकड़ के उस पे मार दिया। जब ये बड़ा पत्थर उठा के इन्होंने जानवर पे मारा, तो ये क्या हो गया, टूट गया, ये दो भागों में बट गया। तो अब ये भाग तो पूरा टूट गया, पर ये जो भाग बचा, ये थोड़ा सा हल्का सा इनके लिए थोड़ा पतला और थोड़ा सा शार्प हो गया ना। अब इससे जानवर को मारना ज्यादा इजी हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इस स्टोन को यूज करने लगे जानवरों को मारने के लिए। तो इसी एरा में बड़े पत्थर से थोड़े छोटे पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। किसके लिए? हंटिंग के लिए, शिकार के लिए। इसलिए इसको मैक्रोलिथिक एज भी बोला गया है, क्योंकि ये पत्थर ज्यादा नुकीले नहीं होते थे, आकार में थोड़े बड़े होते थे। क्लियर है? चलिए, यहां पर पैलियोलिथिक एज में यही खास बातें हैं जो घटित हुई हैं। अब हम इसके एविडेंस प्लेसेस को जानेंगे। उससे पहले अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं एविडेंस की तरफ। एविडेंस हम किसके पढ़ रहे हैं? प्लीज कंफ्यूज मत होना, हम पैलियोलिथिक एज पढ़ रहे हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो एविडेंस भी वही के पढ़ेंगे। और मैं आपको ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगी, जो जरूरी है आपके लिए वही बताऊंगी। ये ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा है, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे तो पढ़ते जाएंगे, नालायक अपना बस्ता भारी करते जाएंगे। आपको अपना बस्ता भारी नहीं करना है, आपको काम की चीजें अपने पास रखनी है। तो एविडेंस और प्लेस की बात करें, यानी कि साक्ष्य, और वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो एविडेंस किस प्लेस से मिले हैं, तो वो आपके बहुत सारे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, हिस्ट्री हमेशा एविडेंस पे चलती है। तो आइए जानते हैं पैलियोलिथिक एज के जो एविडेंस हैं कहाँ कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से मिला है हमको स्टोन हैमर। और तमिलनाडु में भी कहाँ से? तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से। मैं ये आपको जो अतिरमपक्कम बता रही हूँ वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में वो तमिलनाडु नहीं अतिरमपक्कम दे देते हैं ऑप्शंस में, इसलिए आपको अतिरमपक्कम और तमिलनाडु दोनों पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो तमिलनाडु के अतिरमपक्कम से हमें स्टोन हैमर मिला है, यानी कि पत्थर का हथौड़ा। इसके अलावा फ्लेक टूल्स यानी कि शल्य उपकरण मिले हैं। शल्य उपकरण का मतलब होता है हड्डियों से बने हुए औजार, इन्हें बोलते हैं हम शल्य उपकरण। याद रखना, हड्डियों से बने हुए औजारों को हम बोलते हैं शल्य उपकरण। हड्डियों के औजार जो होते हैं, मैंने आपको ये टिपिकल हिंदी और टिपिकल इंग्लिश इसलिए दी है क्योंकि एग्जाम में आपको हड्डियों के बने हुए औजार या ऑर्नामेंट या टूल्स नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे शल्य उपकरण, और वो बोलेंगे फ्लेक टूल्स। वो इजिली चाहे तो बोल सकते हैं बोन्स टूल्स कौन से एरा से मिले हैं, पर नहीं, वो आपको शल्य उपकरण कहेंगे, तो आपको शल्य उपकरण याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से हमको मिला है, तमिलनाडु के मद्रास से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हैंडेक्स कुल्हाड़ी जो कि 1863 में मिली थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट। याद आया? चलिए, ये आपको मैं बहुत अच्छे से पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने वाला वैसे कुछ है भी नहीं, ये समझने और याद रखने वाली चीज है। यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मानव की खोपड़ी का सबसे शुरुआती प्रमाण, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल। याद रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल कहाँ से मिला है, तो वो मिला है आपका मध्य प्रदेश के हथनौरा से। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश के हथनौरा से, फर्स्ट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल। क्लियर है? कब मिला था? 1982 में। कब मिला था? 1982 में फर्स्ट ह्यूमन स्कल एविडेंस, इंसानी खोपड़ी का पहला सबूत।
ये याद कर लो अपनी खोपड़ी में, क्योंकि ये खोपड़ी पूछी जा सकती है एग्जाम में। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से और भी एविडेंस है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा बहुत ही फेमस है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट अब्दुल्लागंज में है। अब आप कहेंगे मैम भीमबेटका तो हमें पता ही है, भीमबेटका की गुफा तो हम कर ही लेंगे, हमें पता है कि यहाँ से रॉक पेंटिंग्स मिली हैं और रॉक शेल्टर्स मिले हैं। रॉक पेंटिंग और रॉक शेल्टर का मतलब होता है आपका कि आपकी वहाँ की गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी देखने को मिलती है। उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि जो आदि मानव थे वो वहां पर रात गुजारने के लिए या कोई हालात बिगड़े या किसी भी सिचुएशन में वो वहां पर स्टे कर लेते थे कुछ टाइम के लिए। कहाँ पे? गुफाओं में। तो ये एविडेंस मिले हैं हमको भीमबेटका की गुफा से। मुझे पता है आप में से ज्यादातर बच्चों को ये पता है क्योंकि काफी फेमस गुफा है। पर यहाँ से आपका मैं अभी बहुत रिसेंट का 2025 का जो पटवारी का एग्जाम हुआ था, इसका एक क्वेश्चन बता दूं। वहां पर आपको पूछा गया था भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। अब आप सब लोग कितने खुश होकर बोलोगे ये तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं, मध्य प्रदेश। पर वहां ऑप्शन में मध्य प्रदेश था ही नहीं, ऑप्शन में था अब्दुल्लागंज रायसेन। ना जिला लिखा था ना गांव लिखा था, बस इतना लिखा था अब्दुल्लागंज रायसेन। अब जब अब्दुल्लागंज रायसेन लिखा है तो हम कैसे एकदम से सोच लें यहां पर हो सकता है। हम सोच सकते हैं जब हमें पहले से ये चीज पता हो, हमने पहले ही ये चीज पढ़ी हो। इसलिए मैं आपको पहले ही ये चीजें एक्स्ट्रा डिटेल में दे रही हूँ, क्योंकि आप एग्जामिनर और ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, वो और ज्यादा डिटेल में चीजें पूछने लगे हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। तो अब्दुल्लागंज रायसेन में आपको मिला है ये भीमबेटका की गुफा के एविडेंस अर्ली ह्यूमंस के। क्लियर है? इसके अलावा भीमबेटका की गुफा से एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको विश्व धरोहर स्थल में 2003 में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल क्या? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, यानी कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2003 में शामिल किया गया है। अगर आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, पर अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? अब हम एक और एविडेंस पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ये दो एविडेंस हो गए। हथनौरा से आपका मिला था मानव की खोपड़ी 1982 में, और आपका रायसेन अब्दुल्लागंज से भीमबेटका की गुफा है। और भीमबेटका की गुफा में भी खास बात क्या है, इसको 2003 में कहा शामिल किया गया? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। क्लियर है? और यहाँ से रॉक शेल्टर और पेंटिंग्स मिले हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एविडेंस है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कुछ खास नहीं है, वेपन्स हैं। है तो बहुत सी खास चीजें, आपको ये मेजोलिथिक और नियोलिथिक में भी उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर आपका पैलियोलिथिक की बात करें, पूरा पाषाण काल की बात करें, तो उत्तर प्रदेश से नॉर्मल स्टोन, जो आपके स्टोन वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, वो मिले हैं आपको उत्तर प्रदेश से। कोई डाउट है? आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा, या आप क्लास को बीच में पॉज करके भी नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण युग की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पैलियोलिथिक एज में हम क्या पढ़ रहे थे? 8000 ईसा पूर्व से पहले का टाइम। अब आपका कौन सा टाइम आ गया? 4000 ईसा पूर्व तक का टाइम। यानी कि 8000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व में क्या चीजें घटी। यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा नहीं है, पर प्लीज आप लोग हिंदी वाले लिखना ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है? 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक का टाइम। चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन बनता है कि ये पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल है, यानी कि इसको आपका जो पैलियोलिथिक एज है और नियोलिथिक एज है, या पीरियड या एरा, उसके बीच का टाइम पीरियड जो है वो बोला जाता है हमारे मेसोलिथिक एज का। संक्रमण काल का मतलब यही होता है जब किसी पुराने युग का अंत और किसी नए, ये रहा आपका पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत होती है। जब भी किसी पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत होती है तो उसके बीच का जो काल होता है,
जो इन दोनों को मिलाने का या इन दोनों को अलग करने का, इन दोनों के बीच का काल होता है, उसको बोलते हैं, उस संक्रमण काल को बोलते हैं हम मेसोलिथिक एज। क्लियर है? आपका पेलियोलिथिक एज और पेलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बीच का टाइम पीरियड है मेसोलिथिक एज। यहां कोई डाउट है आपको? चलिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि आर्चीबाल्ड कार्लाइल जो थे, इन्होंने आर्चीबाल्ड कार्लाइल इन्होंने 1867 में सबसे पहले मेसोलिथिक एज की खोज की थी। और यहाँ पर इन्होंने क्या ढूंढा था? देखो, उत्तर प्रदेश आ गया। मैंने आपको कहा ही था उत्तर प्रदेश आगे बहुत आना है। इन्होंने क्या ढूंढा था? उत्तर प्रदेश में इन्होंने मेसोलिथिक साइट ढूंढी थी और वहां से छोटे छोटे पत्थरों के बहुत से औजार ढूंढे थे। क्लियर है? आपके जो स्टोन टूल्स होते हैं, स्मॉल स्टोन टूल्स, वो ढूंढे थे। किसने? आर्चीबाल्ड कार्लाइल ने। इनको सीएल कार्लाइल भी बोला जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज सीएल कार्लाइल। और इन्होंने कब ढूंढा था? 1867 में। मैं आपको ईयर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ईयर पूछा जाता है एग्जाम में। मैंने अभी बताया कंपटीशन बढ़ गया है तो आपका कंटेंट भी बढ़ गया है। क्लियर है? तो आर्चीबाल्ड कार्लाइल इन्होंने 1867 में क्या ढूंढा था? स्मॉल स्टोन टूल्स, छोटे छोटे पत्थरों के औजार। अब यहाँ पर वो पत्थर यूज हुआ, छोटे छोटे पत्थरों के औजार। तो यहाँ से आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ, वो कौन से पत्थर थे? माइक्रोलिथिक स्टोन, इसे बोलते हैं हम माइक्रोलिथिक स्टोन। माइक्रोलिथिक क्या है? हिंदी में भी लिख देती हूं मैं आपको। ये माइक्रोलिथिक पत्थर हैं। ये आपको कब मिले थे? मेसोलिथिक एज में। इसलिए मेसोलिथिक एरा को, मेसोलिथिक पीरियड को या मेसोलिथिक एज को बोलते हैं माइक्रोलिथिक एज। और मेसोलिथिक एज को हम हिंदी में मध्यपाषाण युग बोलते हैं, पर इसको माइक्रोलिथिक को हिंदी में भी माइक्रोलिथिक ही बोलेंगे। क्लियर है? याद रखना, हमने पहले जो पढ़ा था वो था मैक्रो। हमने जो पेलियोलिथिक एज के लिए पढ़ा था, पुरापाषाण के लिए पढ़ा था, वो था मैक्रोलिथिक। यहाँ है आपका माइक्रोलिथिक। दोनों वर्ड अलग हैं और हिंदी इंग्लिश में आपको माइक्रोलिथिक और मैक्रोलिथिक ही पूछा जाएगा। क्लियर है? तो माइक्रोलिथिक पत्थर से बने स्टोन आपको यहाँ पर मिले थे। अब आपको मैं थोड़ा और इजी में माइक्रोलिथिक समझाती हूँ। कैसे? आपका ये देखो, ये पत्थर है। मैंने आपको बताया था कि जब पत्थरों को उन्होंने तोड़ तोड़ करके आदि मानव ने यूज करना शुरू किया था, तो टूटने के बाद कुछ इस तरह से पत्थर बचता था आपका। अब जब ये पत्थर बचते थे तो मैं आपको बता दूं, इस टाइम तक उन्होंने क्या किया था? अच्छे से आग का यूज करना शुरू कर दिया था। इन्हें काफी अच्छे ढंग से आग का यूज करना आ गया था। अब उस टाइम पर ये लोग क्या कर रहे थे? जो आग जलाते थे वो भी उन्हीं पत्थरों से जलाते थे और उन्हीं पत्थरों को वो वेपन्स की तरह भी यूज करते थे। अब आग जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? पत्थरों को रगड़ना पड़ता है। तो जब इन्होंने आपस में पत्थरों को रगड़ा, आप देख सकते हैं पत्थरों को आपस में रगड़ा, तो ये क्या हुआ? आपका जो है पत्थरों को आपस में रगड़ने के बाद, अच्छी ड्राइंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब पत्थरों को ये आपस में रगड़ रहे थे ना, तो कुछ इस तरह की शेप आती थी। देखो, उधर क्या थे? थोड़े कम नुकीले, मतलब नाम के नुकीले पत्थर थे। अब ये जब रगड़े गए आपस में रगड़ने के बाद ये क्या हुआ? ये हिस्सा टूट गया या घिस गया, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो अब आपके पास किस तरह के पत्थर बन गए? थोड़े इस टाइप के बन गए। अब ये क्या हो रहे हैं? थोड़े से पॉइंटेड होने शुरू हो गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ये क्या हुआ? पॉइंटेड होना शुरू हो चुका है, यानी कि ये आपका जो है थोड़े से शार्प हो गए हैं। तो ये जो शार्प हुए ना, इसी को बोला जाता है हमें माइक्रोलिथिक एज।
क्योंकि इस टाइम पर थोड़े से शार्प पत्थरों का प्रयोग होना शुरू हो गया था हथियार के रूप में। जब इनको दिखा कि अच्छा ये टूटने के बाद और ज्यादा शार्प हो गया, इससे एनिमल्स को मारना या हंटिंग करना ज्यादा इजी हो गया, तो इन्होंने क्या किया, मैक्रोलिथिक पत्थरों को छोड़कर माइक्रोलिथिक पत्थर पे शिफ्ट हो गए थे, स्टोन्स पे शिफ्ट हो गए थे। इस तरह से आपका माइक्रोलिथिक एरा, मेसोलिथिक एरा बन गया, मध्य पाषाण युग, माइक्रोलिथिक युग भी बन गया। यहाँ कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी काल में, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, इसी काल में सीढ़ी का आविष्कार हो गया था, इन्वेंशन ऑफ लेडर इसी काल में हो गया था। इसके बाद इस काल में लोग शिकार कर रहे थे, शिकार करना अभी नहीं छूटा था, शिकार अभी भी कर रहे थे, और लोग अब भी खाद्य संग्राहक हैं। वैसे मैं खाद्य संग्राहक की बात करूं, फूड स्टोरेज की बात करूं, तो हम आज तक खाद्य संग्राहक हैं। हम आज भी अपने घर में आटा, दाल, चावल या सब्जियां थोड़ा सा स्टॉक में 4-5 दिन का तो मिनिमम रखते ही रखते हैं। तो खाद्य संग्राहक पहले भी थे, आज भी है। तो खाद्य संग्राहक आपका तीनों एरा में चलेगा, फूड स्टोरिंग तीनों एरा में चलेगा। क्लियर है? तो ये फूड स्टोर करते थे। इसके बाद इस टाइम पर एक खास बात ये हुई कि इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दी थी, पशुपालन करना शुरू कर दिया था। और इन्होंने जो पशुपालन शुरू किया था, तो सबसे पहला जानवर जिसे इन्होंने पाला था वो कौन था? कुत्ता। याद रखना, अगर पढ़ाई नहीं की तो मम्मी पापा कुत्ता बना के मारेंगे, तो कुत्ता याद रखना, यहीं से कि डॉग जो था पहला हस्बेंड्री एनिमल था। क्लियर है? सबसे पहले डॉग को ही पालतू जानवर के रूप में रखना शुरू किया था। और ये कोई आम डॉग नहीं होते थे, ये जो नॉर्मल हम अपने घर में पालते हैं, ये होते थे जंगली कुत्ते, जंगली जानवर होते थे। ये जंगली कुत्ते होते थे जिनको शिकार के लिए इस्तेमाल करते थे या किसी भी तरह से यूज करते थे, वो उनका अपना पर्सनल मैटर था। हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला एनिमल जिसको पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। ठीक है? इसके बाद अभी भी लोग एक जगह पे रहना शुरू नहीं किया था, लोग अभी भी एक जगह पर टिककर नहीं रहते थे, लोग भटकने वाला जीवन जी रहे थे। अभी भी लोग यायावार जीवन या खाना बदोश जीवन जी रहे थे। इसके बाद आता है आपका लास्ट, जो कि था डिस्कवर एंड यूज ऑफ माइक्रोलिथिक स्टोन, सूक्ष्म पाषाण पत्थरों का प्रयोग और खोज। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो मुझे लगता नहीं ये पॉइंट मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। यही इतना ही है, मेसोलिथिक एज में इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। यहाँ अभी आपको कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, हमने मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग को काफी डिटेल में जान लिया है। अब हम इससे जुड़े एविडेंस और वो एविडेंस किस प्लेस से मिले हैं वो भी जान लेते हैं। ठीक है? एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका राजस्थान। तो राजस्थान के बागोर से माइक्रोलिथिक स्टोन, छोटे पत्थरों के औजारों की खोज की गई थी। राजस्थान के बागोर से मिले थे माइक्रोलिथिक स्टोन। क्लियर है? और माइक्रोलिथिक स्टोन ऐसे नहीं थे, ये पत्थरों के औजार थे। इसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, आदमगढ़, यहाँ से मिला था हमें। सबसे पहले क्या मिला था? यहाँ से शैलाश्रय और गुफा चित्र यानी कि रॉक शेल्टर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैलियोलिथिक एज में कौन सा था रॉक शेल्टर? वो था हमारा मध्य प्रदेश का ही था, याद कीजिए। भूल गए? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा मैंने अभी आपको बताया था। भूलना नहीं है, याद रखना है। अगर भूल गए तो एग्जाम में भी भूल जाओगे, लिखो तभी याद होगा। तो मध्य प्रदेश में ही हमारी भीमबेटका की गुफा थी, रायसेन, अब्दुल्लागंज, अब याद आया? वहां से पैलियोलिथिक जो एज था, पैलियोलिथिक एरा यानी कि पूरा पाषाण काल, उसकी जो है केव पेंटिंग्स और शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स के प्रूफ मिले हैं। मेसोलिथिक एज में भी मध्य प्रदेश ही आगे रहा है। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ की गुफाओं से, जो कि होशंगाबाद में है, आदमगढ़ की गुफाओं से हमें शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स और क्या मिला है? केव पेंटिंग्स के एविडेंस मिले हैं। क्लियर है? इसके बाद हमें यहाँ से पालतू जानवरों की हड्डियां भी मिली है, बोन्स ऑफ पेट एनिमल्स। क्लियर है?
चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एविडेंस की तरफ। नेक्स्ट एविडेंस की बात करें तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर ज्यादा आगे हो गया है। वो क्यों हम जानते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के दो ऐसे प्लेसेस हैं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और आगे भी पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से और महादहा, ये दो जगहों से दो अलग अलग इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। जो सराय नाहर राय है वहां से मिला है फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। याद रखना पेलियोलिथिक में फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्कल, मानव की खोपड़ी मिली थी। यहां से फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन यानी कि कंकाल मिला था। और ये आएगा एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लो। और हमारे उत्तर प्रदेश के ही महादहा से हड्डियों और सींगों के बने हुए औजार मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं। बोन्स एंड अंटर ऑर्नामेंट्स। क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछिए। जब तक आप पूछेंगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सी बात समझ नहीं आई, इसलिए कमेंट करके पूछिए जरूर। चलिए नेक्स्ट एविडेंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रयागराज, आज का प्रयागराज पहले का इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के चौपानी मांडो से हमें मिले हैं हाथ से बनी मिट्टी की चीजें, हैंडमेड अर्दन पॉट। हैंडमेड पॉटरी और अर्दन पॉट दोनों मिले हैं। हैंडमेड अलग हो जाता है, मिट्टी के बर्तन अलग हो जाते हैं जो चाक पे बनते हैं, और हैंडमेड जो हाथों से मिट्टी को टेढ़े मेढ़े या गुलदस्ते कुछ भी इस तरह की चीजें बनाई गई है, दोनों चीजें मिली गई है। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और हैंडमेड पोट्री भी मिली है। पोट्री का मतलब होता है गुलदस्ता या कुछ इस तरह की चीजें जो होती है, जो हैंडमेड शो पीसीज होते हैं, वो भी आपको प्रयागराज चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश से मिला है। क्लियर है। आपका मेसोलिथिक एज का इतना ही एविडेंस है और एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इतना ही आएगा। तो जो पढ़ा रही हूं उसको ध्यान से पढ़ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियोलिथिक एज को। नियोलिथिक एज की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 4000 BCE टू 2500 BCE। क्लियर है। 4000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक का। और मेरे बालों को मैं बता दूं, ये आपकी कार्बन डेटिंग है, तो 1-2 साल का ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, पर जो है एग्जैक्ट कार्बन डेटिंग आसपास यही रहा है। मेन यही है। तो कार्बन डेटिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कार्बन डेटिंग है, इसको याद रखना। तो थोड़ा बहुत 100-200 जो ईयर होता है वो इसी के आसपास ही होगा, नियर बाय होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर है। चलिए कार्बन डेटिंग से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग की, तो नवपाषाण युग के जो फादर हैं वो है जॉन लुबाक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो हमने वो क्वेश्चन पढ़ा था। और इन्होंने सबसे पहले 1865 में पहली बार नियोलिथिक वर्ड यूज किया था, नवपाषाण वर्ड यूज किया था। और नवपाषाण या नियोलिथिक का मतलब ही होता है नए कालखंड की खोज या नए युग की शुरुआत, इसका मतलब ही यही होता है। तो सबसे पहले नियोलिथिक वर्ड यूज करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जॉन लुबाक। क्लियर है। और इन्होंने कब ये वर्ड यूज किया था? सबसे पहले 1865 में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें तो यहां से हमें टू मेनी पॉइंटेड स्टोन्स फॉर हंटिंग मिले हैं और इनको हम बोलते क्या है? स्लेट। चलिए अब हम इसको और आगे समझते। देखिए जब वो लोग शिकार कर रहे थे, आग का प्रयोग करने लग गए थे, तो जाहिर सी बात है वो हंटिंग के लिए उन्होंने पहले उसको किया और आग बनाते बनाते वो और घिसे ही जा रहे थे और ज्यादा पत्थरों को पतला किए जा रहे थे। करते करते ये पत्थर कैसे हो गए? बिल्कुल इस तरह से। ये मैंने पॉइंट फिर भी कम बनाए हैं, और भी ज्यादा शार्प पॉइंट इस तरह के, इस तरह के पत्थर बनने शुरू हो गए थे। इसी को नाम दिया गया है स्लेट।
हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्लेट ही रहेगा ये नाम। खैर ये पत्थर इन्होंने कैसे बनाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो नियोलिथिक एज है इसको हम स्लेट एरा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम नुकीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। याद रखना, पूरा पाषाण काल का मतलब है आपका मैक्रोलिथिक एज, मध्य पाषाण का मतलब है माइक्रोलिथिक, और नियोलिथिक एज का मतलब है स्लेट। क्लियर है? पैलियोलिथिक का मतलब है मैक्रोलिथिक, और मेसोलिथिक का मतलब है माइक्रोलिथिक, और नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण युग का मतलब है स्लेट। मैं आपको बहुत अच्छे से बार बार ये चीजें बता रही हूँ क्योंकि ये रिपीट होते हैं, तो इसको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिकार के लिए ये लोग क्या करते थे, स्लेट पत्थरों का प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और बेटा नियोलिथिक एज जो है यहाँ पर बहुत सी नई चीजों का इन्वेंशन हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर डिस्कवरी हो चुकी थी पहिए की खोज हो गई थी, व्हील ढूंढ लिया गया था, व्हील की खोज हो चुकी थी। क्लियर है? इसके बाद यूजेस ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन, पीसने वाले पत्थरों के उपयोग होने शुरू हो चुके थे। अब आप सोचेंगे उस टाइम पे भी चटनी बना के खाते थे। वैसे इसको हम इजी लैंग्वेज में समझे तो पीसने वाले पत्थर लाइक सिलबट्टा होता है, सिलबट्टा टाइप का ही ये पत्थर होता था, पर इस पे चटनी नहीं बनती थी। उस टाइम पर लोगों को चटनी का ज्ञान नहीं था, ये हम लोगों ने आकर के चटनी का ज्ञान दे दिया है। चटनी नहीं बनाते थे वो लोग, अनाज को पीसते थे, क्योंकि उस टाइम पे मोटा अनाज होता था तो मोटे अनाज को पीसते थे। अनाज को पीसने के लिए ये लोग पीसने वाले पत्थरों का उपयोग करते थे। तो जो हैंड ग्राइंडिंग है वो आपका नियोलिथिक एज में शुरू हुई थी, नियोलिथिक एज में हैंड ग्राइंडिंग की खोज हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद भोजन का भंडारण यहाँ पे भी चल रहा था, यहाँ पर भी खाद्य संग्राहक थे। मैंने बताया हम अभी तक खाद्य संग्राहक हैं, आज भी हम एडवांस में फूड स्टोर करके रखते हैं, तो ये हमने इन्हीं से सीखा है। तो फूड स्टोरेज आपकी चलती आ रही है परंपरागत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर एनिमल हस्बेंड्री चल रही थी, यानी कि पशुपालन चल रहा था। पहला कुत्ता नहीं, मतलब पहला जानवर जो पालन में लिया गया था वो था कुत्ता। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, पशुपालन में कुत्ते को रखा गया था। और यहाँ पर खास बात ये थी कि खेती की शुरुआत हो गई थी, और जब खेती शुरू होगा तो उसके लिए लोगों को एक जगह पे रहना पड़ेगा। तो यहीं पर परमानेंट स्टेइंग एट वन प्लेस, यानी कि एक जगह पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब थोड़े सभ्य होने शुरू हो गए थे, आदि मानव बनने लगे थे। क्लियर है? चलिए, खेती की शुरुआत के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो बहुत सी साइट हैं, यूपी में भी बिहार में भी बहुत सी साइट है जहां से हमें एविडेंस मिले हैं क्रॉप्स के कल्टीवेशन के, पर सबसे इम्पोर्टेंट साइट हो जाता है आपका संत कबीर यूपी का संत कबीर नगर सबसे इम्पोर्टेंट साइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से राइस और बार्ले यानी कि चावल और जौ मिला है। पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम बात करें सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेशन साइट बोला गया है हमारे संत कबीर यूपी को। क्लियर है? एक बार और बोल दूं, एशिया महाद्वीप का सबसे पुराना खेती का साक्ष्य मिलता है हमें संत कबीर यूपी से। क्लियर है? खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मतलब सबसे पहले खेती यहीं पर शुरू हुई होगी पूरे एशिया महाद्वीप पे। ऐसा साक्ष्य मिला है हमें कहां से? संत कबीर यूपी से। याद रखना ये अभी रिसेंटली फाउंड हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैंने आपको बताया ही था, एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि खेती करेंगे तो भटक तो नहीं सकते ना, एक जगह पे रहेंगे तभी तो खेती होगी ना, तो इन्होंने परमानेंट एक जगह पे रहना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं हम, और भी एविडेंस हैं यहाँ के भी, उनको भी जान लेते हैं। नियोलिथिक एज के एविडेंस की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक एज में मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर प्रदेश के कोल्डीवाड़ा से चावल के साक्ष्य मिले थे। और दूसरा जो है आपका संत कबीर नगर, मैंने अभी आपको बताया था पीछे,
वहां से जौ और बार्ले के साक्ष्य मिले हैं, जो कि सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस है पूरे एशिया के, याद रखना। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोल्डीवाड़ा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कश्मीर के बुर्ज होम से, तो कश्मीर के बुर्ज होम से हमें मिला है पालतू कुत्ते और इंसान को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे कि मैम ये वाले साक्ष्य तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साक्ष्य मिला था वो पंजाब का है, ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं चल रहा है, ये पूरी तरह से आपका नियोलिथिक एज, पाषाण काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड का चल रहा है। तो प्लीज मिक्स मत करना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हमारा नियोलिथिक एज का यानी कि नव पाषाण काल का जो साक्ष्य है वो मिला था पालतू कुत्ते और इंसान को एक साथ दफनाने का साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम से। नेक्स्ट है आपका कश्मीर का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट तो अब हम कभी भी नहीं भूल सकते, 14 फरवरी की वो जो घटना थी। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हमें एक और चीज याद रखनी है, गुफकराल। कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट गुफकराल में हमको मिले हैं अर्दन पॉट, मिट्टी के बने बर्तन। कौन से एरा के, कौन से युग के, कौन से पीरियड के? नियोलिथिक पीरियड के, नियोलिथिक एज या नवपाषाण युग। क्लियर है? चलिए अभी एविडेंस खत्म नहीं हुए, अभी बचे हैं एविडेंस। आगे बढ़ते हैं हम एविडेंस की तरफ। और आ गया है बिहार। बिहार नियोलिथिक एरा में टॉप पर चल रहा है। बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट चिरांद गांव का नाम है। वहां से देखो आप क्या क्या चीजें मिली हैं। वहां का जो बराबर गुफा है, वहां से हमें सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो बराबर गुफा है, बराबर केव है, इसको बोला जाता है नियोलिथिक एज का उगता सूरज। क्यों जानते हैं? इसको नियोलिथिक एज का उगता सूरज इसलिए बोला गया है क्योंकि यहीं से मिले हैं हमें अर्दन पॉट, मिट्टी के बनाए हुए बर्तन। उसके अलावा हमें मिले हैं बोन्स टूल्स। बोन्स टूल्स में भी सबसे ज्यादा खास क्या था? हिरण की सींग के बने हुए औजार। हिरण की सींग के बने हुए औजार लिखा है यहाँ पे, सींग लिखा है ना सिर्फ, इसमें ये चीज और ऐड कर लो, हिरण की सींग के बने हुए औजार मिले। हिरण, फिर हिरण की सींग के बने हुए औजार मिले हैं हमें यहाँ से, ये खास बात है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ से मिट्टी के बने हुए घरों की बस्तियां मिली है, मिट्टी के घर। और मिट्टी के ही नहीं बल्कि ये एक लौती पहली ऐसी साइट है जहां से मिट्टी और बांस से बने हुए घर मिले हैं नियोलिथिक एज में। ये काफी डेवलप्ड एरिया था बिहार का, पूरे नियोलिथिक एरा का। क्लियर है? और यहाँ से कल्टीवेशन में वीट, राइस, बार्ले, यानी कि वीट को बोलेंगे हम गेहूं, चावल, जौ और मसूर। मसूर दाल आप लोगों ने खाई है? नहीं खाई है तो आज मम्मी से फोन करके बात करके पूछना। अगर आप पीजी में हो, घर पर रहते हो तो मम्मी से पूछना मम्मी मसूर की दाल किसे बोलते हैं। गर्ल्स को तो ज्यादातर को पता होगा क्योंकि उन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, बॉयज को नहीं पता होगा। बॉयज सीखो, काम आएगा पढ़ाई में, इसलिए सारे काम आने चाहिए सबको। तो मसूर के साक्ष्य मिले हैं हमें कहाँ से? बिहार से। ठीक है, बिहार एक लौता ऐसा प्लेस है जहां से हमें इतने सारे एविडेंस एक साथ मिले हैं नियोलिथिक एज के। और वो भी किस जगह से? स्पेशली बराबर गुफाएं, सारण जिला, चिरांद, बिहार। क्लियर है? इसको बोला जाता है उगता सूरज, नियोलिथिक एज का, राइजिंग सन। क्लियर है? इसके बाद इसी के साथ हमारे एविडेंस समाप्त हुए और आज की क्लास को भी हम यहीं समाप्त करेंगे। इसी तरह से और अगर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हो हिस्ट्री तो ज्वाइन करो हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और जुड़े रहो हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे चालगोलिथिक एज के बारे में और आगे की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का लाइक्स चाहिए, आप लोगों का सब्सक्राइब चाहिए। जुड़े रहिए, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।